गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि मोस्टली रिएक्शंस आपकी इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पर डिपेंड करती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेजर ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं बेटा, वो हमारी सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। सब्स्टिट्यूशन तो होता ही है क्योंकि आपके डेरिवेटिव्स बनते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है। यानी कि डिराइव करके उनको बनाया जाता है, ठीक है। SN1 SN2 का मतलब क्या हो गया, F1 का मतलब हो गया यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। और आपका 2 का मतलब हो गया यहाँ पे बायमोलिक्यूलर। ओके, इन दोनों का मीनिंग है, डिफरेंस है, बताऊंगी बच्चा। SN और SN का मतलब क्या है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपकी रिएक्शंस चलती हैं या प्रोसीड होती हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेजर रिएक्शंस आपकी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होती हैं और SN1 SN2 कहीं ना कहीं उन रिएक्शंस में अप्लाई हो ही रहा होता है किसी न किसी रूप में। तो आपको ये पहले मेजर रूप में सीखना बहुत ज़रूरी है कि वट इज़ SN1 एंड वट इज़ SN2, ठीक है। चलिए SN1 के बारे में पहले सीख लेते हैं हम लोग। SN1 रिएक्शन क्या होती है बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है। इस यूनिमोलिकुलर का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन रिएक्टेंट। हाउ, मैं अब करके दिखाती हूँ आपको। हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। दिस इज़ योर रिएक्टेंट। एक टर्जरी हैलाइड मैंने लिया है, ठीक है। इट इज़ अ टर्जरी हैलाइड। कोई न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्ट करने के लिए आएगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी तभी तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का भरमार होना, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का होना। और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो कुछ पहले यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस हैं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल वाटर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होता है। इंपॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल का, सारी बातें भी समझेंगे आप। और यहाँ पे सॉल्वेंट लेना होता है आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ध्यान से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है, सबसे पहले पोलर का मतलब समझेंगे। पोलर का मतलब होता है जो आपके चार्ज को, यानी कि अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, अगर सपोज आपका बॉन्ड है तो बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आता है। सिंपल भाषा में सीखो, है ना, डीप स्टडी कुछ नहीं करनी है हमें। जो हमें एग्ज़ाम में काम आना है, जो हमारे 12th क्लास के लिए काम में आना है, जो हमें 12th क्लास के बाद हमारी हायर स्टडीज़ में काम आना है, उतना आप सीखो, ठीक है। एक्स्ट्रा फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये बॉन्ड होता है, ठीक है, सपोज कीजिए ये जो बॉन्ड है आपका कार्बन और हेलोजन का, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये पोलर सॉल्वेंट काम करता है। जो ये पोलरिटी है, पोलरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट। कैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस आएगा हेलोजन पे और कार्बन पे आएगा आपका पॉजिटिव, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन को कार्बोकैटायन बनने में कौन हेल्प कर रहा है, आपका पोलर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट काम कर रहा है। सॉल्वेंट का मतलब समझते हो ना, लिक्विड है आपका, ठीक है, जिसमें आपका ये रिएक्टेंट डिजोल्व होगा। तो रिएक्टेंट जब डिजोल्व होगा तो इस सॉल्वेंट का काम क्या होगा, इस सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए पोलर का मतलब समझ में आया। अच्छा, कार्बोकैटायन का मतलब समझ में आता है बच्चा। कार्बो मीन्स कार्बन है, ठीक है, इट इज कार्बन। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, छोटी क्लास में सीखा होगा। यानी कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको, पोलर का मतलब समझ में आ गया। अब जरा करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब क्या होता है बच्चा, जो आपका सॉल्वेंट होगा ना, वो आपके इस हैलोजन को पकड़ के रखेगा। इसका रीज़न है बहुत बड़ा कि क्यों पकड़ के रखेगा। सपोज कीजिए मैंने वाटर लिया, ठीक है, जो कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपका, ठीक है। ये वाटर क्या करेगा, वाटर आपका इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा,
OH2। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे आपके लोन पेयर्स हैं। जब ये हेलोजन बाहर निकलेगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है आपके SN1। फर्स्ट स्टेप में हेलोजन निकलेगा, सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। अब आप सोचिए ज़रा, हेलोजन भी आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो हमें नेगेटिव स्पीशी को निकालकर नेगेटिव स्पीशी को ही लगाना है। तो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्यों हो गया? क्योंकि जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा इस कार्बन के पास, तो ये जो हेलोजन है ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसको रोकेगा। क्यों रोकेगा? यहाँ पे रिपल्शन की वजह से। यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। तो इसीलिए ये स्टेप जो आपका ये SN1 है, ये 2 स्टेप में होती है कि सबसे पहले आपका हेलोजन निकलेगा। हेलोजन निकालने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका पोलर सॉल्वेंट। अब प्रोटिक क्या काम कर रहा है बच्चा? एक रीज़न है, वैलिड रीज़न है, प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ही हम यूज़ कर रहे हैं SN1 रिएक्शन में। प्रोटिक क्या करेगा? इस हेलोजन को पकड़ के रखेगा अपने पास। इस हेलोजन को पकड़ के रखेगा अपने पास, इसको घेर लेगा, है ना। इसको एक्चुअली में घेर लेगा। किस तरह से घेरेगा देखो ज़रा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो इस हेलोजन के चारों तरफ फैल जाएगा। इस हेलोजन के चारों तरफ फैल जाएगा, इस फॉर्म में फैल जाएगा। ठीक है, और इसको पकड़ के रखेगा, इस हेलोजन को दबा के रखेगा, अपने बीच में पकड़ के रखेगा। रीज़न क्या है पकड़ के रखने का? कि कहीं वापस से, क्योंकि हेलोजन क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। जब ये क्लोराइड की फॉर्म में आ जाएगा तो क्या करेगा? ऑब्वियसली ये फिर से अटैक करना चाहेगा कार्बन के ऊपर। भाई नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो फिर से इसकी तरफ लगना चाहेगा। लेकिन लगाना तो हमें न्यूक्लियोफाइल है ना, लगाना हमें न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि सपोज कीजिए हमने अगर वाटर लिया है तो H+NOH नेगेटिव, मुझे तो OH नेगेटिव को लगाना है, मुझे तो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है बच्चा, टर्जरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। लेकिन ये हेलोजन क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए, इस ऑब्स्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए जो वाटर है आपका वो ऐसे घेर के रखेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे घेर के रखेगा, और सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर लेगा और बन जाएगा टर्जरी अल्कोहल। ठीक है, ये था पूरा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, SN1 का, कि क्या यूज़ है। हर चीज़ का अपना एक यूज़ है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करने का मतलब यही है कि वो सामने से जो आपके पास रिएक्टेंट है ना, जो आपका सामने से हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, एज लाइक वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका ये निकलेगा, यानी कि -X हुआ, दिस इज स्टेप 1। देन आपका क्या फॉर्म होगा? CH3 यानी कि टर्जरी कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया। इट इज़ टर्जरी कार्बोकटाइन, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो ये टर्जरी कार्बोकटाइन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि अब हेलोजन को पकड़ के रख लिया है किसने? आपके पोलर प्रोटिक, इस प्रोटिक सॉल्वेंट ने पकड़ के रख लिया है। तो अब न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम से आएगा। और पता है इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है लगने के। या तो ये फ्रंट से भी लग सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है, या फिर ये बैक अटैक करके भी आ सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है इसके लिए। जो ये स्पेस है ना, ये वाला कार्बन वाला, ये फ्रीली अवेलेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों तरफ में से किसी भी साइड से आके लग सकता है। इसलिए मैंने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये वाला काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए। अगर ये आपको दिखाई देता है, ठीक है, अगर आपको ये दिखाई देती है सिचुएशन, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कि आपकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आना, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रिटेंशन। ठीक है, नो चेंज इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि हेलो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से ही आके लग गया और कोई चेंज नहीं आया। देखो स्ट्रक्चर में यहीं पर CH3 है जहाँ पे था, यहीं पे CH3 है जहाँ पे था, यहीं पे CH3 है जहाँ पे था। तो देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रिटेंशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल आपका बैक अटैक करता तो क्या स्ट्रक्चर बनता? आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनता। ये वाला जो मिथाइल है ना, ये वाला, ये आपका राइट साइड में पहुंच जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 ऑप्शंस है ना इसके पास। न्यूक्लियोफाइल के पास फ्रीली अवेलेबल हो गया ना, हेलोजन तो है ही नहीं रिपल्शन या अट्रैक्शन वट कुछ भी करने के लिए। अट्रैक्शन तो नॉट पॉसिबल, रिपल्शन करने के लिए। दैट्स वाई ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके लिए वाला स्पेस जो था फ्रीली अवेलेबल था। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने जब बैक अटैक किया तो क्या हो गया? आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। तो इसको बोलते हैं इनवर्जन, इसे बोला जाता है इनवर्जन, ठीक है। तो ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ SN1 में पॉसिबल है बच्चा।
दिस इज पॉसिबल ओनली इन SN1, जहाँ पे इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। तो जब इस तरह का आपका रेजिमिक मिक्सचर बने, क्या बोलते हैं, रेजिमिक मिक्सचर, यानी कि SN1 में आपका रेजिमिक मिक्सचर बनता है। रेजिमिक का मतलब क्या है, जहाँ पर एक ही रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन भी है और रिटेंशन भी है, तो उसे बोला जाता है रेजिमिक कंपाउंड, यानी कि रेजिमिक मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा, ठीक है। इन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर बेटा। ऐसा क्यों होता है, इन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है ना आपका कि जो हेलोजन है वो कहीं ना कहीं आके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है रास्ते को, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। तो इसलिए रिटेंशन के चांसेस कम होते हैं, इन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका SN1, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट हमारा क्या था, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। आपने 2 स्टेप में रिएक्शन होते हुए देखी, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। सेकेंड क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन, ठीक है। थर्ड स्टेप में थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका कि वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि हियर वी यूज पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। पोलर का मतलब पता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में काम करता है। प्रोटिक क्या करता है, आपके हैलोजन को पकड़ के रखता है जिससे वापस वो री अटैक ना कर सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, देखा ना आपने, रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल का। कैसा है, क्योंकि वो तो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन SN1 यूनिमोलिकुलर का मतलब है, यूनिमोलिकुलर मीन्स एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करना, यूनिमोलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। आया समझ में बच्चा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका ऑर्डर, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करने के लिए आपको आता है, वो है आपका टर्जरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड द प्राइमरी इज द लीस्ट वन स्टेबल। अब ये कैसे, अब देखो ना, टर्जरी में तो सिर्फ और सिर्फ फिर भी लेस पॉसिबिलिटी थी उसके पास बैक अटैक करने की, क्योंकि स्टैरिक हिंड्रेंस होती है, स्टैरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टैरिक हिंड्रेंस क्या है, यानी कि भीड़ भाड़, क्राउडी एरिया। स्टैरिक हिंड्रेंस इज अ भीड़ भाड़ क्राउडी एरिया, ठीक है। टर्जरी में देखा ना आपने, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे हेलोजन था आपका, ये तो निकल गया, कार्बोकेटाइन बना। तो देखो ना, ये CH3 पूरा फैला हुआ है, CH3 पूरा फैला हुआ है, CH3 पूरा फैला हुआ है, फिर भी लेस चांसेस हैं न्यूक्लियोफाइल के बैक अटैक करने के, लेस चांसेस हैं, ठीक है ना। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके कार्बोकेटाइन के बनने की, जो कि टर्जरी है, सामने से फ्रंट अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे ये जो पॉसिबिलिटी डिक्रीज करती रहती है। एक मेजर रीज़न क्या है, ये तो था कि हमने सिंपल ऐसे रीज़न बता दिया बच्चों को नॉर्मली समझाने के लिए, ठीक है। मेजर रीज़न क्या होता है आपका, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है बच्चा, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का प्रेजेंट होना। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी कार्बोकेटाइन के पास, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। आप देखो ना, आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास, तभी तो वो किसी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है ना, तभी वो किसी न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स ऑलरेडी हैं, इट हैज़ ऑलरेडी 3 मिथाइल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल है। First reason, it is most stable because it is having 3 methyl groups which are electron donor groups, electron donating groups, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या हो गया आपका, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं आपके कार्बोकेटाइन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप्स या फिर जो भी वटेवर ग्रुप्स हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन। अब कैसे काउंट करोगे, देखो कैसे काउंट करोगे बच्चा। आपके पास देखो ये थ्री थ्री और थ्री, यानी कि टोटल कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन्स हो गए, जबकि सेकेंडरी में ऐसा नहीं होगा, प्राइमरी में और भी कम होंगे। तो इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल। तो टर्जरी कार्बोकेटाइन हर तरह से स्टेबल होता है बेटा। 2-3 रीजन मैंने आपको बताए, हाइपर कंजुगेशन बताया और द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। आया समझ में? थर्ड रीजन और बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। देखो ना, ऐसे फैल जाएगा ना बच्चा, ये हर कार्बन जो मिथाइल है अपने हाइड्रोजन्स को ऐसे फैलाएगा ना, ये तो ऐसा अटैच होते हैं ना, हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपनी सहूलियत के लिए, बट ऐसा तो नहीं होता, ये तो ऐसे बॉन्ड बना के इस तरह से फैले हुए होते हैं। तो कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वेरी लेस चांसेस टू फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू गेट अटैक फ्रॉम द बैक साइड। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? दैट्स वाई टर्जरी इज द मोर स्टेबल इन द केस ऑफ, दैट्स वाई, वेट वेट वेट,
स्क्रीन थोड़ा सा मेरा उधर को चली गई, लेट मी रब इट। ठीक है, दैट्स वाई टर्जरी कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल। गॉट माई पॉइंट बच्चा? दिस इज द ऑर्डर फॉर द SN1 मैकेनिज्म। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, जो मैंने हाइपर कंजुगेशन का रूल आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम्स है ना, एंड प्रेजेंस ऑफ मोर मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोकेटाइन, इसको हम एक रूल से और नाम, एक रूल से और जानते हैं, एक रूल का नाम और है, दैट इज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, ठीक है, हमारा साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने ये रूल दिया था इस तरह का कि अगर आपके नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड होंगे, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा अटैच होंगे, तो वो कंपाउंड यानी कि वो कार्बोकेटाइन आपका मोस्ट स्टेबल होता है। तो वो कौन सा पाया जाता है? टर्जरी स्टेबल, टर्जरी पाया जाता है, दैट इज टर्जरी इज मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? चलिए, SN1 इज डन। अब आते हैं SN2 पे। SN2 क्या होगा? इट इज बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। वो दो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? रिएक्टेंट होगा और एक होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आपका SN1 में पता है हम एज ए सॉल्वेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है ना कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। वेरी न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स स्ट्रॉन्ग ये बेस होते हैं ना, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो आपको, जो किसी हेलोजन को अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ, उसे पकड़ के रखता है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हमें यूज करने होते हैं, आया समझ में? और यहाँ पे हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा SN2 रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए उसी सेम एग्जांपल से कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, दिस इज टर्जरी हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज ओवर हियर, और ये न्यूक्लियोफाइल होगा वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पे यूज होता है। अब इसमें टेंडेंसी नहीं है भैया कि ये आके अटैक कर सके। क्यों? पहली बात तो ये हेलोजन है, नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन इज ओवर हियर। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। अब पोलर का मतलब समझ में आता है। पोलर का मतलब तो ये होता है कि जो बोन ब्रेकिंग में हेल्प करेगा। यहाँ जो प्रोटिक था आपका SN1 में, वो क्या कर रहा था? आपके हेलोजन को पकड़कर उसे अपने सेंटर में होल्ड किया हुआ था, ताकि वो दोबारा से रीअटैक ना करे। लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक भी ताकत ही नहीं है इसके अंदर, ये होल्ड ही नहीं कर सकता इस हेलोजन को, ये होल्ड नहीं कर सकता इस हेलोजन को। और यहाँ पे बहुत वीक बेस यूज किए जाते हैं, बहुत वीक सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, लाइक योर एसीटोन, CH3COCH3 कॉमन एग्जाम्पल है। इस तरह के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। तो पता है क्या होता है यहाँ पे? अब देखो, न्यूक्लियोफाइल सामने से फ्रंट अटैक तो कर ही नहीं सकता, बहुत सारे रीजन हो गए। मेजर रीजन है आपका रिपल्शन, ठीक है ना, और रीजन, एक रीजन और क्या हो गया आपका कि जो हेलोजन है ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी दूर फेंकेगा इसको कि इसको सामने से अटैक करने देगा ही नहीं। ठीक है, एक रीजन और क्या हो गया कि आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हेलोजन निकलता भी है किसी रीजन से, क्योंकि प्रोटिक है, बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये अप्रोटिक में ताकत ही नहीं है इसको होल्ड रखने की। दो रीजन समझ में आए। तो न्यूक्लियोफाइल पता है क्या करेगा? ये बैक अटैक करेगा। ये भी बड़ा होशियार है भाई, मैं वीक हूं तो क्या हो गया, अटैक तो मुझे करना है, मैं तो इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बैक अटैक करेगा। तो जो ये मिथाइल ग्रुप है ना आपका, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा यहाँ पे। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि जब इस तरह से पोजीशन चेंज हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करके पीछे लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? दिस सिचुएशन इज नॉन एज इनवर्जन। दिस स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर स्टीरियो स्टोशियोमेट्री जो बनती है आपकी, दैट इज इन्वर्जन कॉम्पाउंड। तो SN2 में सिर्फ और सिर्फ आपका SN2 मैकेनिज्म जो आपका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, यहाँ पे रिटेंशन नहीं होता है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, आपको इन्वर्जन ही प्रोडक्ट मिलेगा। द रीजन बिहाइंड दैट अप्रोटिक सॉल्वेंट वी आर हैविंग ओवर हियर। ठीक है, गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्यों होगी सिंगल स्टेप रिएक्शन? बिकॉज एक ही स्टेप में आपका हेलोजन निकल रहा है और उसी स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है। ठीक है ना, सेम प्रोसेस, क्योंकि वो तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया ना पोलर ने, पोलर सॉल्वेंट ने बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया कार्बन हेलोजन का। जब बॉन्ड ब्रेक कर दिया कार्बन हेलोजन का, तो निकलना तो है ही। अब न्यूक्लियोफाइल उसी समय पे अटैक करने के लिए आ रहा है। अब क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज निकलने के बाद, ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो सामने सामने अगर आ गए तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो गया भाई।
एक जैसे दुश्मन एक दूसरे के सामने आ गए, रिपल्शन हो गया, तो इसलिए मजबूरी में इसको, वीक है ना, अगर स्ट्रांग होता तो इसको भगाकर खुद लग जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर लेगा, ये आगे से निकला और ये पीछे से आके अटैक कर दिया। आगे समझ में स्टूडेंट्स? यस, दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। समझ में आ गया SN2? चलिए, वेरी गुड। कुछ पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा और रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है? नो, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये हैलोजन निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, थर्ड, आपको वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मिला है। ठीक है, फोर्थ, आपका यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, और क्या पॉइंट है आपके? और पॉइंट है आपके, देर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, है ना, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। हैलोजन निकला और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। सिक्स्थ वन इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्डर, विच इज प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड टर्जरी। अब इसका रीजन क्या है भाई, ये उल्टा ऑर्डर क्यों हो गया? चलिए समझते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ है बच्चे। वाई दिस ऑर्डर इज मोर स्टेबल इन टाइप SN1, सॉरी SN2। बच्चा क्या होता है, अब देखो ना, न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करना है। आपके पास यहाँ पे मिथाइल है 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे मिथाइल है 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ भी मिथाइल है 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे लगा हुआ था हैलोजन। ध्यान से समझना। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, हमने कहा सामने से पॉसिबल नहीं है, ये निकला और इसको बैक अटैक करना है। एक ही पॉसिबिलिटी है बैक अटैक करने की। क्या इस टर्जरी कार्बोकेटाइन में पॉसिबिलिटी है? इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होते हुए क्या इसके लिए पॉसिबिलिटी है? इतनी भीड़ भाड़ होते हुए इसको जगह मिल सकती है पीछे से आके लगने के लिए? नहीं है। दैट्स वाई टर्जरी इज लीस्ट स्टेबल बेटा। यहाँ पे टर्जरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, इसलिए प्राइमरी इज द मोर स्टेबल ना। प्राइमरी कंपाउंड बहुत जल्दी बनेगा। प्राइमरी कंपाउंड किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। ये 3 हाइड्रोजन होंगे इसके पास, है ना, यहाँ पे CH2 और X होगा, ये X निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो थोड़ी देर के लिए बनेगा वह बड़ी जल्दी से आके अटैक कर लेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, इस कार्बन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। अगर इन हाइड्रोजन को लगाओगे भी तो कैसे लगेंगे? सिंपल ऐसे लगेंगे। ठीक है ना, इतनी भीड़ भाड़ थोड़ी ना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। दैट्स वाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और ये ऑर्डर आपको अरेंज करने के लिए आता है। यू कैन चेक योर NCERT, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको मल्टीपल टाइम्स वो आए हुए हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज प्लस आपको एग्जाम्पलर ही फॉलो करनी होती है बेटा, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हमारा खत्म होता है SN1 एंड SN2 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ। ठीक है, और मैंने आपको शॉर्ट नोट्स शेयर कर दिए हैं बेटा, अपने डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दिए हैं हमारे इस हेलो एल्केन हेलोवरीन्स के, जो कि हैंड रिटन है, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। चलिए, ओके, टिल देन, थैंक यू बच्चा, बाय।